चलो, so good morning everyone. Last lecture we have completed discussion about elasticity और इलास्टिसिटी के सारे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू थे विद डाउट्स वो क्लियर हो गए हैं. कल की जो थर्ड एंड फोर्थ वर्कशीट थी उसके ऊपर की टेस्ट में अभी लेक्चर के बाद असाइन करने वाला हूं. तो हमें सेम सीक्वेंस का नेक्स्ट बीट यानी नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, जहां पे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड डिस्कस करते थे. अब ये सॉलिड से सॉलिड को निकाल के हम यहाँ पे लेके आएंगे फ्लूइड को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. एंड इस टॉपिक में हमें एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के ऊपर फोकस करना है, दैट इज नथिंग बट सरफेस टेंशन. हमें फ्लूइड के बारे में डिस्कस करना है एंड फ्लूइड की एक ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट विल बी द सरफेस टेंशन. अब ये फ्लूइड मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड? फ्लूइड मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ये फ्लूइड का मतलब होता है द substance which can flow. Substance which can flow is called as fluid. ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो हो सकता है उसको बोला जाता है फ्लूइड. अब यहां पे देखो बेसिकली फ्लो कौन कौन होता है, एक तो लिक्विड होते हैं, नहीं तो गैसेस होते हैं. सॉलिड जो है वो कभी फ्लो होता नहीं है. ऐसे नहीं कि मैंने चॉक को ग्राउंड पे डाल दिया फिर चॉक ऐसे पसरने लगा फ्लो होने लगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया उसको अगर फ्लोर के ऊपर डाल दिया तो क्या होगा, पूरा पानी इधर उधर बिखर जाएगा, मतलब वो फ्लो हो जाएगा. उसी तरीके से हमारे रूम में जो एयर है वो भी क्या कर रही है, सब तरफ पसर रही है, मतलब फ्लो हो रही है. ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं उनको फ्लूइड बोला जाता है. एंड फ्लूइड में कौन कौन आता है, एक लिक्विड आता है एंड दूसरा गैस आता है. ठीक है, तो लिक्विड एंड गैसेस को कंबाइनली हम फ्लूइड कंसीडर करते हैं. यानी कि पहले के दो लेक्चर में जैसे हमारा सारा डिस्कशन लिमिटेड था अप टू सॉलिड्स ओनली, तो आज के बाद जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वहां पे हम क्या करेंगे, डिस्कशन रखेंगे लिमिटेड अप टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. एंड ये फ्लूइड्स का मतलब क्या होगा, एक तो वहां पे लिक्विड होगा नहीं तो गैसेस होगा. ठीक है, यानी सॉलिड का डिस्कशन हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे नहीं, हमें लिक्विड एंड गैसेस के बारे में डिस्कस करना है. एंड उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी आज मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, दैट इज सरफेस टेंशन. अब ये सरफेस टेंशन मतलब है क्या, उसको डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. सरफेस टेंशन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स है, स्टेप बाय स्टेप उनको समझना पड़ेगा. समझने के बाद वो जैसे क्लियर हो जाएंगे फिर आपको सरफेस टेंशन के अबाउट आइडिया आएगा, फिर जब हम डिफाइन करेंगे तभी वो क्लियर होगा. अब उसको समझने के लिए सबसे पहले फ्लूइड मतलब क्या है वो क्लियर हो गया. ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो हो सकते हैं उनको फ्लूइड्स बोला जाता है. यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिक्विड एंड गैसेस इनसे रिलेटेड बात करेंगे. और उसमें भी जो सरफेस टेंशन वाली प्रॉपर्टी है ये एप्लीकेबल है फॉर लिक्विड्स ओनली. अब कल के लेक्चर में या फिर उसके पहले लेक्चर में मैंने जब 3 स्टेट ऑफ मैटर एक्सप्लेन की थी तो सबसे पहले मैंने इस फोर्स को यहां पे एक्सप्लेन किया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अभी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल. इंटर मतलब इन बिटवीन, किसके, मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction between molecules of same or different substance. ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस उसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अब बेसिकली क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, फिर वो सेम सब्सटेंस के या फिर डिफरेंट सब्सटेंस के कुछ मैटर नहीं करता है. अब हम क्या करते हैं, इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अगेन 2 टाइप स्टडी करते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ IMF. ये जो IMF यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसके अगेन 2 टाइप होते हैं. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट होगा कोहेसिव फोर्स. ठीक है, कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस. एंड दूसरा होगा एडेसिव फोर्स. एंड ये एडेसिव फोर्स का मतलब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस. समझ रहे हो आप? बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या है, कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्स की बिटवीन. यानी कि पानी है, ग्लास में भर दिया है
है ना, ग्लास में वाटर को हमने फिल कर दिया है, तो वाटर के मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो बनेगा कोहेसिव फोर्स, क्योंकि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल है। लेकिन एट द सेम टाइम जिस ग्लास में हमने वाटर रखा है वो ग्लास के मॉलिक्यूल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जो भी अट्रैक्शन के लिए फोर्स इंपार्ट करेंगे वो बनेगा एडहेसिव फोर्स, क्योंकि वहां पे वाटर एंड ग्लास मतलब दो मटेरियल डिफरेंट है। यानी कि सिंपल बातें जो पहले से आपको मालूम है वही डिस्कस चल रही। देखो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। बेसिकली इसके दो टाइप है, एक कोहेसिव है, दूसरा एडहेसिव है। कोहेसिव का मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। एडहेसिव का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड जिसके ऊपर से क्या होता है, सब्सटेंस की तीन स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैंने बोला है कि यहाँ पे आज भी, कल का भी एंड थर्मल सेक्शन का टॉपिक पढ़ते टाइम सेम फोर्सेज जो है इंटरमॉलिक्यूलर, हम इनको डिफाइन करने वाले हैं एंड इनको यूज करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें मालूम हो गया कि इस तरह का एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स तो होता है। अब आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें और एक पॉइंट मिलता है, दैट इज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, देखो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड को भी ऐसे बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या है कि चार्ज है वो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, एक स्फेरिकल स्पेस बनाता है जिसमें जिसका कंट्रोल उस चार्ज के पास है। मतलब जिस स्फीयर में चार्ज का इन्फ्लुएंस है उसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उसी तरह से अगर हमने मैग्नेट को रख दिया स्पेस में और वो मैग्नेट क्या करेगा, खुद के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को और उस मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे जो मैग्नेट रखा है उसका इन्फ्लुएंस होगा। मतलब खुद के इन्फ्लुएंस वाला क्या बोलेंगे हम उसको, स्पेस जो स्फेरिकल होगा, इसको बोला जाएगा स्फेरिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बस यहाँ पे कंसेप्ट क्या होगी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब क्या होगा, इमेजिनरी स्फीयर, imaginary sphere drawn around a given molecule whose radius is equal to the range of इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक मॉलिक्यूल स्पेस में दिया है, उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में हम क्या करेंगे, ऐसे एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस इक्वल टू कौन है, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अभी रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब क्या होता है, रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये होता है मैक्सिमम डिस्टेंस up to which a molecule can attract another molecule। ठीक है, एक मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, एंड ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है इन द रेंज ऑफ 10 to the power -9 to 10 to the power -10 मीटर। मतलब इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे अगर मॉलिक्यूल चला गया तो पहला वाला मॉलिक्यूल उसको पकड़ नहीं सकता, उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। एंड इतनी डिस्टेंस की अगर हम रेडियस लेके स्फीयर बना देंगे तो वो बन गया स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आता है, दैट इज सरफेस फिल्म। मतलब किसी भी लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर हम देखते हैं कि क्या होता है, एक फिल्म डेवलप होती है। तो सरफेस फिल्म मतलब क्या होता है, टॉपमोस्ट लेयर ऑफ लिक्विड whose thickness is equal to the range of इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिसकी थिकनेस इक्वल टू द रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसको बोला जाता है यहाँ पे सरफेस फिल्म।
तो ये हो गए बेसिक इंट्रोडक्टरी या फिर टर्मिनोलॉजी जो हमें सरफेस टेंशन को स्टडी करते टाइम मैक्सिमम टाइम्स यूज करनी है, एंड यही हमें हेल्प करने वाली है टू स्टडी द रिमेनिंग पार्ट जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो चलो वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आ रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी समझ में आ गई तभी आपको सरफेस टेंशन समझ में आएगा। सरफेस एनर्जी या फिर कंसेप्ट ऑफ सरफेस एनर्जी यानी कि क्या होता है, देखो कि नॉर्मली आपने देखा है कि सरफेस टेंशन मतलब होता क्या है कि हम रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, अभी समर है छोड़ दो, रेनी सीजन में ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करते टाइम रोड साइड अगर कोई छोटा लेक या पॉन्ड है उसको अगर अपन देख रहे हैं तो दूर से ऐसे लगता है कि कोई फ्लैट कोई सपाट ऐसे सरफेस ही है, ऐसे पानी नहीं दिखता, ऐसे फ्लैट एकदम स्ट्रेच किया हुआ सरफेस है ऐसे हमें दिखता है, दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसके बाद में और एग्जांपल से आपको मालूम होगा रेनी सीजन में एड चलती है, कोरोना आया तब से सब बाकी डिशेज भाग गए इसलिए अभी नहीं आती है, लेकिन पहले आती थी कि कहीं पे वाटर अगर स्टोर हो रहा है तो स्टोर्ड वाटर को निकाल लो, स्टोर मत होने दो, एंड अगर वहां पे स्टोर वाटर को निकाल नहीं सकते तो उसमें क्या करो, ऑयल डाल दो, केरोसिन डाल दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है देखो कि बेसिकली उस स्टोर्ड वाटर के सरफेस के ऊपर जो मॉस्किटोज है जो डिफरेंट डिसीज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अपने एग्स रखते हैं, अंडे रखते हैं। ठीक है, और एग्स रखने के क्या बात क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती रहेगी, वो होनी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं वाटर को स्टोर होने ही नहीं देते। अगर स्टोर वाटर को निकाल नहीं सकते, कहीं पे है बिल्डिंग की कंडीशन ऐसी कि जा नहीं सकते, पानी निकाल नहीं सकते, तो एटलीस्ट उसमें हम क्या करते हैं केरोसिन डाल देते हैं या फिर ऑयल डाल देते हैं। तो ये ऑयल या फिर केरोसिन डालने से क्या होता है, उस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जो एग्स फ्लोट कर रहे थे वो डूब जाते हैं। सेम एग्जांपल क्या होता है, देखो रेनी सीजन में अगर हमारे पास अम्ब्रेला है, छतरी है, तो अगर हम छतरी लेके अगर रेन में भी चले गए, बारिश में चले गए तो अंदर पानी नहीं आता है, लेकिन अगर अम्ब्रेला निकाल देंगे, रेनकोट निकाल देंगे तो क्या होगा, पूरा हम गीला हो जाएंगे। क्यों होता है ऐसे, देखो रेन मतलब कोई अपन हाउस नहीं बना रहे, कोई मेटल का पार्ट लेके नहीं जा रहे, वो भी डिफरेंट टाइप का थोड़ा सा क्लॉथ ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड के ड्रॉपलेट जो है उनमें एक टेंडेंसी डेवलप होती है, और वो टेंडेंसी होती है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की। सरफेस एरिया मिनिमाइज करने के लिए वो ड्रॉपलेट क्या करता है, स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है, क्योंकि 3D में सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी बारिश गिरती है तो उसकी जो बारिश की बूंदे होती है वो क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल होती है, रेन ड्रॉपलेट्स आर ऑलवेज इन ए फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो जब भी उस अम्ब्रेला के ऊपर वो रेन ड्रॉपलेट गिरते हैं तो अम्ब्रेला के क्लोथ के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो इतनी छोटी है कि वो पूरा ड्रॉपलेट एज इट इज वहां से पास नहीं हो सकता, और ड्रॉपलेट है इसलिए वो सरफेस टेंशन छोड़ेगा नहीं, तो वो क्या करता है वहां पे पास नहीं होता है, लेकिन अपनी शेप को कुछ बिगाड़ने की मतलब वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं रखता है, अम्ब्रेला से बाजू में गिर जाता है लेकिन अंदर नहीं आता है। सेम केस होता है कि क्लोथ वॉश करते टाइम हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट ऐड करते हैं या फिर वार्म वाटर यूज करते हैं। अब क्लोथ गंदे हो गए मतलब क्या होता है कि क्लोथ के बिटवीन जो भी स्पेसिंग होती है उसमें कुछ कंटेमिनेटेड पॉल्यूटेड पार्टिकल आके अटक जाते हैं, तो हमें उसको क्लीन करना है, मतलब क्या करना है, उन पार्टिकल को निकालना है। बट ये माइक्रो लेवल पे होते हैं इसलिए पार्टिकल भी दिखते नहीं है, स्पेसिंग भी हमें दिखती नहीं है, तो हम उसमें अगर सिर्फ पानी में डुबोएंगे और निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर हम डिटर्जेंट ऐड करेंगे तो डिटर्जेंट ऐड करने से क्या होता है, जो पानी है जो लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन कम होता है, डिक्रीज होता है, एंड ये सरफेस टेंशन कम होने से डिक्रीज होने से क्या होगा, जब हम क्लोथ को वाटर में पानी में डाल देंगे तो पानी के क्लोथ के जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्लोथ के इस साइड से उधर के साइड में इजीली जा सकते हैं, एंड ये जाते टाइम क्या करेंगे, जो भी कंटेमिनेंट पॉल्यूटेड पार्टिकल था उसको अपने साथ लेके जाएंगे, मतलब क्लोथ जो है अपने आप वॉश हो जाएंगे। सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होती है ब्रश करते टाइम, है ना, ब्रश करते टाइम हम क्या करते हैं, जो भी पेस्ट यूज करते हैं, कोई भी कंपनी की ब्रांडिंग हम नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या होता है कि उस पेस्ट को यूज किए बिना अगर ब्रश करेंगे एंड पेस्ट को यूज करने के बाद अगर ब्रश करेंगे तो बेसिक डिफरेंस, बाकी फ्लेवर के डिफरेंस डिफरेंट होते हैं वो छोड़ दो, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि अगर वहां पे पेस्ट नहीं होगा, पेस्टिसाइड नहीं बोल रहा हूं मैं, पेस्ट नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा कि जो पानी है या फिर लिक्विड है उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, एंड विथ पेस्ट क्या होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने से जो टूथ के बिटवीन कैविटी होती है, टीथ के बिटवीन कैविटी होती है
उस कैविटी से ये लिक्विड का ड्रॉपलेट इजीली पास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सारे एप्लीकेशन है रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। लेकिन उसको समझने के लिए पहले सरफेस एनर्जी के ऊपर आना पड़ेगा, और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे सिंपल एक लिक्विड का कंटेनर कंसीडर कर रहा हूं। ऐसा एक लिक्विड का कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने क्या किया है, हमने इस तरह से लिक्विड को फिल कर दिया है। अब ये लिक्विड को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस कंटेनर में कोई भी 3 मॉलिक्यूल्स की पोजीशन कंसीडर करेंगे। जैसे एक एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है जिसको मैंने ए बोला है, एक पूरा इनसाइड द लिक्विड है जिसको मैं बी बोल रहा हूं, एंड और एक है जो थोड़ा सा नीचे है जिसको मैं सी बोल रहा हूं। ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स मैंने लिक्विड के अंदर कंसीडर किए। अब हम क्या करेंगे, तीनों के सराउंडिंग में स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एंड इस स्फीयर को बोला जाएगा एज ए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहां पे मुझे 3 स्फीयर एंड 3 स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मिल गए। ठीक है, अब तीनों स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, मैं ये बात बस एक्सप्लेन करके देने वाला हूं, लिख के नहीं दे रहा हूं मैं। कंडीशन क्या है देखो, कि पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं अबाउट बी। तो बी के मॉलिक्यूल में अगर ध्यान से देखेंगे तो बी के ऊपर, बी के नीचे, बी के राइट में, बी के लेफ्ट में, सब तरफ कौन है, वाटर है। इसका मतलब सब तरफ वाटर की डेंसिटी भी क्या होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या होगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये बी के ऊपर नीचे राइट लेफ्ट हर एक डायरेक्शन में प्रेजेंट है वो भी सेम होंगे। एंड वो सेम होने की वजह से क्या होगा कि जितना अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा, जितना फोर्स राइट में एक्ट होगा उतना ही फोर्स लेफ्ट में एक्ट होगा। एंड यहाँ का जो मॉलिक्यूल है इट विल एक्सपीरियंस नेट फोर्स विच इज इक्वल टू 0, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा, इसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट फोर्स एक्ट नहीं होगा, तो ये शांत बैठेगा, इसको कुछ लेना देना नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब वही बात अगर ए की करेंगे तो ए पे है क्या, देखो अगर यहाँ पे ए है, राइट लेफ्ट छोड़ दो, लेकिन ये आधा पोर्शन है नीचे, यहाँ पे वाटर है, एंड ऊपर का आधा पोर्शन है कुछ नहीं है, मतलब एयर है। अब एयर एंड वाटर के होने से क्या होता है कि वाटर की डेंसिटी एयर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नंबर ट्रिमेंडसली हाई होंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नंबर है ही नहीं, जो है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब क्या होगा, ए के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा कोहेसिव वाला, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स। यानी कि मॉलिक्यूल एट ए विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। ये जो ए के ऊपर मॉलिक्यूल होगा वो क्या करेगा, नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। दूसरा और एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे सी लिया है, अब सी की केस भी सेम हो रही है, इतने सारे पोर्शन में वाटर के मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अपवर्ड फोर्स। तो इससे होगा क्या, सी के ऊपर का जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर भी नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा और वो भी पानी के अंदर चला जाने का ट्राई करेगा। अब ये डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अपमोस्ट लेयर, टॉप मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर की लेयर के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है इस लिक्विड के कंटेनर में, टॉप मोस्ट लेयर पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स है इस कंटेनर की केस में, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स। दे आर एक्सपीरियंसिंग नेट डाउनवर्ड फोर्स, उनके ऊपर क्या हो रहा है, नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, एक्ट हो रहा है। लेकिन अंदर के मॉलिक्यूल को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अब मेरे एक एक स्टेटमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो। वंस अगेन क्या हो रहा है कि कोई भी लिक्विड का कंटेनर, फिर लेक पॉन्ड, समुद्र, नदी, कुछ भी है ना, वेल है, या फिर घर में कोई कंटेनर लिया है उसमें लिक्विड है, कप ऑफ वाटर है, चाय है, जो कुछ भी है, हर एक लिक्विड के केस में ये सेम ही रहेगा। जो टॉप मोस्ट लेयर होगी, सरफेस फिल्म होगी, अभी डिफाइन करके दी कि सरफेस फिल्म मतलब क्या है, उस टॉप मोस्ट लेयर पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल एक्सपीरियंस नेट डाउनवर्ड फोर्स। हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होने वाला है, डाउनवर्ड, नीचे की डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट होने वाला है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स की वजह से क्या होगा, आगे की बातें ध्यान से सुनो। उस फोर्स की वजह से क्या होगा कि ये ए के ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो लिक्विड के अंदर चला जाएगा, देन सी के ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो अंदर चला जाएगा, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर पे जितने सारे मॉलिक्यूल है वो ऐसे अंदर चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे। और वो अगर अंदर चले गए तो क्या होगा, जो टॉप मोस्ट लेयर है वो वैकेंट हो जाएगी। लेकिन ये वैकेंट स्पेस अलाउड नहीं है, लिक्विड की जितनी वॉल्यूम है उतना उसने फिल करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, आगे का स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट है कि टॉप मोस्ट लेयर पे जितने मॉलिक्यूल्स थे वो लिक्विड के अंदर चले गए, और वो अंदर चले जाने से यहाँ पे टॉप मोस्ट लेयर पे जो वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ
उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए क्या होगा, उस वैकेंट स्पेस को फिल करने के लिए ये लिक्विड क्या करेगा, अंदर से कुछ मॉलिक्यूल है इनको वर्क डन करके ऊपर भेज देगा, इनको वर्क डन करेगा इनके ऊपर और बोलेगा कि चलो अब ऊपर जाओ, आपको वैकेंट स्पेस फिल करना है। समझ रहे हो आप? यानी कि टॉप मोस्ट लेयर पे जो पहले थे मॉलिक्यूल्स वो अंदर आ गए, उनका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए लिक्विड को, हम नहीं करेंगे, ये लिक्विड खुद करेगा। लिक्विड को क्या करना है, ये नेट डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना है, और वर्क करने के बाद ये अंदर का मॉलिक्यूल टॉप मोस्ट लेयर पे चला जाएगा। यानी कि टॉप मोस्ट लेयर पे जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, अब ये सारे डिस्कशन के बाद में हम, ये जो सरफेस फिल्म दिख रही है, टॉप मोस्ट लेयर दिख रही है, यहाँ पे जितने सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कहां से आ गए, वो वर्क डन करने के बाद आ गए। एंड हम फिजिक्स के पहले दिन से एक ही बात के ऊपर नंबर ऑफ रिपीटेशन वही बोलते रहते हैं कि एवरी टाइप ऑफ वर्क डन विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां पे भी सेम प्रोसेस होती है कि जो वर्क डन हमने यहां पे किया था मॉलिक्यूल्स को टॉप मोस्ट लेयर पे लेके आने के लिए, वो सारा स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि ये पूरे मॉलिक्यूल जो है, ये टॉप मोस्ट लेयर जो मैंने शेडेड पोर्शन से शो की है, इससे कम एनर्जेटिक होंगे। मतलब लिक्विड में सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, इनके पास होगी। अब इनके पास कौन सी एनर्जी होगी, इनके पास सरफेस एनर्जी होगी जो पोटेंशियल के फॉर्म में होती है। तो अब सरफेस एनर्जी की कंसेप्ट समझ में आ रही है, मुझे उसको डिफाइन नहीं करना है, कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करना है। क्या है कंसेप्चुअली, फिर से एक बार जो अब तक डिस्कशन हुआ है उसको इन शॉर्ट समराइज कर देते हैं। इन केस ऑफ एवरी टाइप ऑफ लिक्विड क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द टॉप मोस्ट लेयर will get or will experiences net downward force. By virtue of that force, molecules on the topmost layer will be transferred to the inside liquid. So to fill their vacant space, another molecule must have to send at topmost layer, and during this process work is required to be done, and this work done will get stored in the form of energy known as surface energy. अब इसके बाद में नेचर की और एक टेंडेंसी और एक रूल आपको मालूम है कि मैंने ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पे लिया और उसको अड़वा कर दिया तो वो नीचे जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने लेके आते टाइम उसके ऊपर वर्क डन किया था, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, इसलिए नेचर में हर एक बॉडी की एक टेंडेंसी होती है कि जितनी सरफेस एनर्जी है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, एज अर्ली एज पॉसिबल उसको कम करना है, डिक्रीज करना है एंड स्टेबल स्टेट में आना है। क्योंकि ये एनर्जी जो है वो शांत नहीं रहने देती है। ये नेचर में सारी चीजों को मालूम है, ह्यूमन बीइंग का बस एग्जैक्टली उल्टा है। कैसे वो बाद में देखेंगे। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि सरफेस एनर्जी कम करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है लिक्विड के पास, लिक्विड को अगर खुद की सरफेस एनर्जी कम करनी है, वो तो नेचुरल टेंडेंसी है, तो इसके पास एक ऑप्शन है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इन मॉलिक्यूल के नंबर कम किए जाए। एंड इस मॉलिक्यूल के नंबर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टॉप मोस्ट लेयर का जो भी एरिया होगा उसको कम करना पड़ेगा। अब एरिया कम करते टाइम लिक्विड क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी कोई क्लॉथ है, ये सरफेस है, अभी मैंने ऐसे पकड़ा है, फिर उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड फिर दोनों साइड से खींच के पकड़ रहा हूं, फिर उसका एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब मैं ऐसे खींच के पकड़ रहा हूं तब एरिया कम है, एंड ऐसे अगर सबको जमा करके रख रहा हूं तो एरिया मैक्सिमम है। यानी कि सेम केस ये लिक्विड के साथ होती है, एंड लिक्विड की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बिहेव करती है लाइक ए स्ट्रेच मेम्ब्रेन। कैसे बिहेव करती है, लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। मेम्ब्रेन मतलब कोई भी लेयर है, स्ट्रेच मतलब दोनों साइड में उसको खींच रहे फिर उसको टाइट कर रहे, उस तरह से ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। कौन, लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर। और वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने से क्या होता है, लिक्विड में सरफेस टेंशन डेवलप होता है। तो मैं अब जाके सरफेस टेंशन को डिफाइन करूंगा, सरफेस टेंशन। अब कंडीशन क्या है कि हमारा इतना डिस्कशन है, ये डिस्कशन से हमें समझ में आ गया कि कोई भी एक सपोज ऐसे सिलिंड्रिकल कंटेनर है, इसमें अगर मैंने लिक्विड फिल करके रखा है, तो लिक्विड के फिल करने के बाद क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर इस तरह की कंडीशन हो रही है कि हम कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसको दोनों साइड से खींचा जा रहा है, स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है, एंड उस स्ट्रेचिंग की प्रोसेस में जो डेवलप होता है उसको सरफेस टेंशन बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि फोर्स acting
पर यूनिट लेंथ, force acting per unit length at right angle to an imaginary line drawn on the surface of liquid। ठीक है, तो ये होता है सरफेस टेंशन। क्या है सरफेस टेंशन? मतलब सिंपली फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन अभी फोर्स कौन सा एंड लेंथ कौन सी, वो सारा अब तक का डिस्कशन था, वहां से क्लियर हो गया। मतलब कि कोई भी लिक्विड का अगर ये कंटेनर है, उसकी ये टॉप मोस्ट लेयर है, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ यल है। इसके दोनों साइड में जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे नॉर्मली परपेंडिकुलर राइट एंगल, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का नोटेशन हम यहाँ पे टी यूज करेंगे, डिनोटेड बाय टी। उसका फॉर्मूला होगा एफ बाय एल। एफ का मतलब फोर्स, एल का मतलब लेंथ, तो इसका एस आई यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर, और इसके डायमेंशंस रहेंगे L1 M1 T माइनस 2 अपॉन मीटर, मतलब L1 L1 कैंसिल होके ये बनेगा M1 T माइनस 2। ये हो गए डायमेंशंस फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है, चलो, तो कंसेप्चुअली सरफेस टेंशन को समझने के लिए सरफेस टेंशन मिल गया, सरफेस एनर्जी भी आ गई, अब कोई मतलब बड़ी बात नहीं होगी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। आगे की नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। मतलब अभी हमने सरफेस एनर्जी भी देखी और सरफेस टेंशन भी देखा, इनके बिटवीन क्या रिलेशन है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका जो डेरिवेशन है कुछ ज्यादा काम का नहीं है, फिर भी समझ में आना चाहिए कैसे आ रहा है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली है, और इस फ्रेम को अगर मैं सोप सॉल्यूशन में डीप करूंगा तो यहाँ पे क्या होगी, एक फिल्म डेवलप होगी। फुगे उडवतो ना आपण साबणाच्या पाण्याचे, वही केस है। रेक्टेंगुलर फ्रेम है, सोप सॉल्यूशन में डीप किया और निकाला, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक फिल्म डेवलप हो गई। अब ये फिल्म डेवलप हो गई तो ये फिल्म का क्या होगा, सरफेस टेंशन इंड्यूस्ड होगा। एंड सरफेस टेंशन क्या करेगा कि अगर यहाँ पे इसकी लेंथ अगर आपको एल दी है, तो ये एफ इतने फोर्स से ये ए बी को सी डी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम करना है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आएंगे और देखेंगे तो हमें यहाँ पे सरफेस टेंशन मिलता है F अपॉन ट्वाइस ऑफ यल। अब यहाँ पे 2L क्यों लिया, उसका रीजन ये है कि ये जो लेंथ है ए बी वाली, उसकी नीचे के साइड की लेंथ यल, ऊपर के साइड की लेंथ यल, क्योंकि ये सरफेस फील्ड दोनों भी लेंथ के कांटेक्ट में, इसलिए डबल करना पड़ता है। तो T बना F बाई 2L, यानी F बना 2L इंटू टी, यानी इतने फोर्स से ये ए बी को सीडी टूवर्ड्स सीडी खींच रहा है। अब हम यहाँ पे आ गए, हमें क्या करना है, यहाँ पे ए बी के ऊपर थोड़ा सा वर्क डन करना है, एंड इसको लेके आना है कहाँ पे, ये ए डैश बी डैश पे। और ए डैश बी डैश पे लेके आते टाइम कितना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, dx इतना डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का फॉर्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स तो हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा था। तो ये वर्क डन बनेगा T इंटू 2L इंटू डी एक्स। अब ये 2L इंटू डी एक्स मतलब क्या है, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू विड्थ मतलब ये एरिया है, यानी कि वर्क डन बनेगा T इंटू डी ए। एंड हमें मालूम है कि यही वर्क डन आगे जाके स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। एंड ये T मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे सरफेस टेंशन। एंड ये जो डी ए है ये क्या मिला हमें, ये मिल गया इंक्रीज इन एरिया, यानी कि ये होता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। dw इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, dw इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। है क्लियर? चलो, है क्लियर? dw इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए। ठीक है, वेरी गुड। तो रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और ये एक्सेस प्रेशर होता है पहले फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट एंड उसके बाद में क्या होगा, सोप बबल। अब एकदम सिंपल केस है, देखो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूले रिमेंबर करने हैं कि आपको मालूम है कि लिक्विड ड्रॉपलेट फॉर्म करता है या फिर सोप का बबल फॉर्म होता है। वो क्यों फॉर्म होता है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉपलेट के इनसाइड का एंड आउटसाइड का जो प्रेशर है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ये पी आई इनसाइड प्रेशर ये आउटसाइड प्रेशर के ऑलवेज ग्रेटर होता है, इसीलिए वो सोप बबल है या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट है वो स्पेरिकल शेप फॉर्म कर सकता है। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो उसको क्या करेगा, समझ रहे ना आप, एक्सप्लोड कर देगा, मतलब वो रुकेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं स्फीयर। वो स्पेरिकल शेप एक्वायर कर सकता है, ड्रॉपलेट बन सकता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है पी आई माइनस पी ओ, इसको बोला जाता है एक्सेस प्रेशर। तो अगर बात लिक्विड ड्रॉपलेट की हो रही है तो ये एक्सेस प्रेशर होता है 2T बाय आर, वेर टी का मतलब वही है सरफेस टेंशन एंड आर का मतलब होगा रेडियस। एंड वही अगर बात सोप बबल की हो रही है तो ये जो एक्सेस प्रेशर है पी आई माइनस पी ओ ये बनता है 4T अपॉन आर। बस दो साइड में कांटेक्ट में आते हैं इसलिए डबल करना पड़ता है सोप बबल में हर बार, मीनिंग्स वही होगी, टी मतलब सरफेस टेंशन, आर मतलब रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर, और इसको लैप्लस का लॉ ऐसे भी बोला जाता है, लैप्लस लॉ ऑफ एक्सेस प्रेशर। ठीक है, तो ये वर्ड आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेस प्रेशर का मतलब लैप्लस नहीं एक्सप्लेन किया था इसलिए सेम है, लैप्लस लॉ ऑफ एक्सेस प्रेशर भी यही है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेस प्रेशर फॉर लिक्विड ड्रॉपलेट एज वेल एज सोप बबल। ठीक है, तो ठीक है, आज हमने इंट्रोडक्शन देखा है बेसिक